ट्रीटमेंट और करेक्शन ऑफ ऑफेंडर अंडर क्रिमिनोलॉजी। इसमें आपको सिखाया गया है कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी आपको सीखने मिलेगी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या थी? व्हेन एनी पर्सन और एनी चाइल्ड और एनी पर्सन हु इज़ नॉट मेजर बिटवीन द एज ऑफ 12 to 16, 12 to 18 नहीं, 12 to 16, अगर वो कोई भी काम ऐसा करता है जो अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड जाता है और विच इज़ पनिशेबल अंडर इंडियन पिनल कोड है, तो ऐसे में दैट पर्सन इज़ लायबल फॉर पनिशमेंट। बट जुवेनाइल है, जुवेनाइल को हम ये मानते हैं कि उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, उसके सोचने की क्षमता उतनी नहीं है, डिसीजन लेने की पावर उतनी नहीं है उसके अंदर। तो ऐसे में तो उस जुवेनाइल की जब उतनी कैपेसिटी नहीं है जिसके लिए हम उसको पनिशमेंट दे सकें, हम मान लेते हैं एक तरीका ये होता है कि उतनी उसकी समझ नहीं थी, उतना वो समझ नहीं पाया, लेकिन क्राइम तो क्राइम है बिकॉज इट्स अगेंस्ट द सोसाइटी। तो उसको ट्रीटमेंट करना है हमें, उसको मार नहीं देना है, उसको सज़ा नहीं देनी। हर चीज़ का, हर बीमारी का इलाज होता है, तो ट्रीटमेंट ज़रूरी है। उसके जो एक्शंस हैं उसको हमको करेक्ट करना है, ठीक है। सो द नीड ऑफ अ रिहेबिलिटेशन एंड रिफॉर्मेशन ऑफ द ऑफेंडर अंडरगोइंग पनिशमेंट और इम्प्रिजनमेंट, इसी चीज़ को याद में रखे हुए जो आपके मेजर प्रिजनर्स भी हैं, मेजर एज के, उनको भी मेडिटेशन दिया जाता है, उनको उनके रिलीजन के आधार पर उनको शिक्षा दी जाती है, उनको सिखाया जाता है। गीता के आधार पर रहेंगे, अगर हिंदू हैं तो गीता के आधार पर बताया जाएगा, मुस्लिम है तो कुरान के आधार पे, कि मतलब टू ट्रीट अ पर्सन लाइक ह्यूमन। जन्नत, स्वर्ग, हेवन, इस सबके रास्ते उनको बताए जाते हैं कि अच्छे काम करिए, अच्छी शिक्षाएं बताई जाती हैं जिसके आधार पर वो अपने आप को रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। सोशलिज्म बढ़ाया जाता है उनके, आपने अभी देखा पिछले लास्ट चैप्टर्स में, तो उनको जिम्नेशियम अवेलेबल कराए जाते हैं, उनको वर्किंग कंडीशन दी जाती है। क्यों ये सब किया जाता है? ताकि वो अपने आप को रिफॉर्म करें। फॉर इंस्टेंट, Mugnagisi opines that the rehabilitation refer while Holtazine to activities designed to change the criminal into law-abiding citizen. उसकी उस आदत को बदला जाए। रिफॉर्म करने का मतलब यही होता है कि उसकी जो हैबिचुअल क्रिमिनल है या जिसकी एक टेंडेंसी बन गई है क्राइम करने की, लॉ को नहीं मानने की, उसकी हैबिट को बदला जाए। उसी को हम बोलते हैं रिहैब करना, उसकी गंदी आदतों को सुधारा जाए। ओके, प्रिजनर्स राइट हैव गेन्ड इम्पोर्टेंस इन रिसेंट ईयर ड्यू टू टू रीजन illustrated by John Begg. Firstly, the prisoner is no longer regarded as an object, a word, or a slave of the state, since a citizen does not cease to be a citizen on his turning into prisoner. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई भी बंदा है, सिटीज़न है, उसने कोई क्राइम भी किया, आफ्टर द एडजुडिकेशन ये डिक्लेयर भी होता है कोर्ट के तरफ से, उसको सेंटेंस भी पास होता है, उसने हीनियस क्राइम ही किया हो, देन टू उसकी सिटीजनशिप सीज नहीं होती। ही इज़ स्टिल अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, सिटीज़न ऑफ दैट स्टेट। सिटीज़न है तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी हैं, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है। सिटीज़न है तो उसके ह्यूमन राइट्स भी हैं। सो वो स्लेव नहीं हो जाता स्टेट का जस्ट फॉर अ रीज़न कि उसने सोसाइटी के अगेंस्ट कोई काम किया। उसके भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड होते हैं। यस, इट इज़ अ डिस्प्यूटेड वर्ड कि उनको क्यों ह्यूमैनिटी देनी, बट देनी होती है। रिहेबिलिटेशन के पीछे का रीज़न ही यही है, इम्प्रिजनमेंट के पीछे का रीज़न ही यही है, टू पनिश एज वेल एज रिहैब देम। क्योंकि जेल के बाहर आने के बाद वो वापस वही करेगा, तो ये सॉल्यूशन कहाँ हुआ? सॉल्यूशन ये है कि वो बाहर आए,
रिफॉर्म होके आए और दूसरों को भी वो काम करने से वो रोके, तो रिहैब होगा। ओके, सो अब आते हैं हम जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इन अमेरिका टू एम्स एट द करेक्टिंग ऑफ डेलिक्वेंट यंगस्टर थ्रू अ इंटरवेंशन ऑफ अ कोर्ट, पुलिस एंड करेक्शन ऑफिसर। अमेरिकन सिस्टम में भी यही है कि उनको हार्ड पनिशमेंट ना दिया जाए, उनको इल ट्रीटमेंट ना दी जाए, बल्कि उनको सुधारने की कोशिश की जाए, क्योंकि दे आर जस्ट स्टार्टिंग देयर लाइफ, स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, और स्टार्टिंग में ही उनसे कुछ हुआ, कोई क्राइम हुआ, तो उसमें उनको सुधारा जाए। अदरवाइज़ वो फिर जब बाहर आएंगे तो फिर वो क्राइम करेंगे, या उनको इम्प्रिजनमेंट आप दे देंगे तो हो सकता है साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़े, अंदर के सराउंडिंग्स का उनको इफ़ेक्ट पड़े। इसके लिए उनको रिफॉर्म किया जाए, रिहेबिलिटेट किया जाए, जेल में डाल के प्रॉपर जो एक प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं उनसे उनको दूर रखा जाए, ताकि वो उनका यूज़ ना कर सकें टू इंक्रीज देयर गैंग्स। ओके, हर बार सज़ा देना ही सफिशिएंट नहीं होता, कई बार माफ़ करना उससे बड़ा काम होता है। ठीक है। दे ऑल्सो सेंड फॉर कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस में रिक्वायर देम टू क्लीन स्ट्रीट्स, सर्व एट द ओल्ड एज होम और एनी अदर सर्विस सेंटर। दीज आर द स्पेशल कोर्ट सेट्स अप एंड दे कीप इन सेपरेट सेल्स। उनको कम्युनिटी सर्विस में लगा दिया जा सकता है, उनको वृद्धाश्रम भेजा जा सकता है, जहाँ पर वो सोशल सर्विस करें और रियल लाइफ का दर्शन कर सकें, उसको फेस कर सकें। या इनको एक स्पेशल कोर्ट सेटअप होती है, जैसे हमारे भिवंडी में स्पेशल कोर्ट है जुवेनाइल्स के लिए। उनको नॉर्मल कोर्ट नहीं लाया जाता, नॉर्मल उनको पुलिस स्टेशन में नहीं ट्रीट किया जाता, उनका ट्रायल नॉर्मल कंडक्ट नहीं होता, और आफ्टर एडजुडिकेशन उनको एक सेपरेट सेल में रखा जाता है जो रिहेबिलिटेशन की जैसी होती। ओके, प्रॉपर सेल नहीं होती। स्पेशल थेरेपी इज फॉर्मुलेटेड बाय द साइकोलॉजिस्ट and psychiatrists where the reason of for the delinquent behavior are studied and accordingly delinquent is deal with। psychiatrists उनके लिए अपॉइंट किए जाते हैं कि उस जुवेनाइल ने इस तरह का क्राइम क्यों किया, उसको सुधारा जाता है ताकि जब वो बाहर आए तो अपने आप को रिस्ट्रेन करे इन सब क्राइम को करने से, और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जानने के बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। ओके, सो ये सारा का सारा थेरेपी आपकी यूज़ होती है। इसको हम कहते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, और अंडर दैट जुवेनाइल डेलिक्वेंसी उनका रिहेबिलिटेशन। क्या क्या कॉजेज़ होते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के, ये कॉजेज़ जानने के लिए आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ते हैं कि वो जो बच्चा है जो अभी तक पूरी तरह से ग्रोन अप भी नहीं कर पाया, 16 ईयर्स की एज भी नहीं पहुंचा, और उसने अगर क्राइम किया तो क्यों? क्योंकि नॉर्मली हम मानते हैं कि बच्चे हैं तो थोड़ा सा वो सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, इतना ज़्यादा वो क्रूएल नहीं होते, लेकिन अगर वो कोई क्राइम कर रहे हैं तो कॉजेज़ क्या है, और इस कॉजेज़ को जानना इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। क्योंकि जब तक हम कॉजेज़ नहीं जानेंगे तब तक हम किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ओके, सो फर्स्ट कॉज है बायोलॉजिकल कॉज। बायोलॉजिकल कॉज सच एज अ हेरिडिटी और हार्मोनल इम्बैलेंस कैन बी रीजन फॉर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। चिल्ड्रन कैन ऑल्सो बिकम डेलिक्वेंट if they have some physical disability. The introvert feelings that suppress in their mind often result in delinquent behavior, and they often like to act rebellious। Means उनके कुछ physical changes होते हैं जिसको वो बता नहीं पाते, सबसे शेयर नहीं कर पाते। उनके बॉडी की ग्रोथ वैसी नहीं हो पाती, मेंटल ग्रोथ वैसा नहीं हो पाता, वो उतने खूबसूरत नहीं दिखते, वो उतनी उनके शरीर में ताकत नहीं रहती। ऐसे कंडीशन में वो ईज़िली अपने आप को सोसाइटी से कट कर लेते हैं। साथ के उसके स्टूडेंट्स जो होते हैं इन स्कूल्स
वो उसको इल ट्रीट देते हैं, अपने आप से अलग रखते हैं, बार बार उसको टॉन्टिंग करते हैं, तो ये सारा का सारा उसके बायोलॉजिकल फंक्शंस पे डिपेंड करता है। उसको हम एक अलग ढंग से ट्रीट करते हैं, नहीं उसको ये फिज़िकल प्रॉब्लम है, हम उसको साथ में लेके नहीं जाएंगे। ऐसा करने से उस बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं एक रेबेलेशन आता है, रेबेलियस नेचर आता है, और वो फिर अदर एग्रेसिव मोड में इसका रिप्लाई देना शुरू करता है, खुद को वो सोशली डिस्कनेक्ट कर देता है। और सोशली डिस्कनेक्ट जैसे ही आप हुए वैसे ही आप सोसाइटी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं। आपको परवाह नहीं होती सोसाइटी क्या कर रही है, क्यों कर रही है, और आपके एक्शन का सोसाइटी पे क्या इफेक्ट है। सो ये बायोलॉजिकल कॉज है। एक सोशल कॉज होता है ड्यू टू डेथ ऑफ द पेरेंट्स, और इन केस ऑफ पेरेंट्स टेकिंग डाइवोर्स देयर कैन बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रंस ब्रेन। माँ बाप मर गए, दूसरे की कस्टडी में जी रहे हैं, ऐसे में उनको वो जो पैम्परिंग मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। इट इज़ अ बिटर ट्रुथ कि माँ बाप से ज़्यादा हमें कोई उतना प्यार नहीं दे पाता, और कोई दे भी रहा है फैमिली पर्सन तब तो ठीक है, बट अगर उसको इल ट्रीटमेंट मिला तो ऐसे कंडीशन में भी ये क्राइम की तरफ आराम से घूम जाते हैं। डाइवोर्स होता है पेरेंट्स में, डोमेस्टिक वायलेंस घर पे हो रहा है, इसके लिए कहा जाता है कि कभी भी डोमेस्टिक वायलेंस बच्चों के सामने ना करें, बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा ना करें, आपका इफ़ेक्ट जाता है। बच्चों को डराए नहीं। कई सारे घरों में मैंने देखा है कि बच्चे बाप के रिस्पेक्ट करने से ज़्यादा बाप से डरते हैं, जिसकी वजह से उनके दूसरे ही दोस्त बनते हैं, जो हमेशा ये सिखाएंगे तेरा बाप बेकार है, भले ही आप कितना भी अच्छा करें। ये भी एक इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो ये सोशल कॉज उसके होते हैं। उसके बाद अदर कॉजेज़ लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इवन एब्सेंस ऑफ recreation of facilities such as result in delinquent behavior. The disparity and poverty also the cause of delinquency. Poverty है, उनको खाने नहीं मिल रहा। अक्सर हिंदी मूवीज़ का ये सब्जेक्ट होता था, ओल्ड मूवीज़ का, कि गरीब है, खाने को नहीं है, घर में कोई टेंशन हो गई, वो बच्चा क्रिमिनल बन गया। ये कहीं ना कहीं क्रिमिनोलॉजी के हिसाब से ये कॉजेज़ है, उसको वो ट्रीटमेंट नहीं मिलती तो ये कॉजेज़ है। इसके लिए कहा जाता है, मिडिल क्लास के फैमिलीज़ को अक्सर ये कहा जाता है कि अपने बच्चों को कभी भी एकदम हाई लेवल के स्कूल में मत डालिए, जहाँ पे बच्चे अदर फैमिली के बच्चे मर्सिडीज़ से आ रहे हैं और आपका बच्चा ऑटो से जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में नो डाउट सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा हाई लेवल की स्टडी ले, बट अपनी कंडीशन देखकर उस बच्चे को आगे भेजिए, अदरवाइज़ वो टूट जाएगा। उसकी उतनी कंडीशन नहीं है तो वो कहीं ना कहीं उस पर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है। इन सारी चीज़ों को भी सोचना ज़रूरी है। हम एक कहावत है ना, ज़्यादा मीठा खिलाएंगे तो डायबिटीज़ हो जाती है, ये एक अलग प्रॉब्लम आ जाती है। ज़्यादा आप प्यार दे रहे हैं, बच्चा रिबेलेशन पे आ गया, जो मांगे वो दे दो, नहीं दोगे तो फिर वो रिप्लाई देगा आपको अलग तरीके से। तो परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए, जितना प्यार बच्चे के साथ में उतना ही उसके ऊपर आपका कंट्रोल, डिसिप्लिन, ये भी ज़रूरी है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि उठाए डंडा और मारना शुरू कर दे, बट बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डराएंगे तो भी उसकी एक लिमिट टूट जाती है और तब भी वो इजीली चला जाएगा क्राइम की तरफ। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। ओके, in India, juvenile health been given special attention by legislature. The Juvenile Justice Care and Protection of a Child 2000 was enacted to bring about the information and rehabilitation of a child under the age of 21 years. जब 2000 में ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया था तो उसमें चाइल्ड को 21 ईयर्स या उसके नीचे के चिल्ड्रंस को रिहेबिलिटेशन, रिफॉर्मेशन के लिए रखा गया था, ऑब्जेक्ट था उनका ये, ठीक है। और इसको हम क्रिमिनल्स नहीं कहते थे, ऑफेंडर नहीं कहते थे,
उनको हमने नया नाम दिया जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, जुवेनाइल डेलिक्वेंट कहा उनको, ठीक है। हमने उनको क्रिमिनल नहीं कहा, जस्ट टू सेव देम फ्रॉम द हार्श रियलिटी ऑफ अ सोसाइटी। ओके, उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती थी, उनको प्रॉपर कोर्ट ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था, तो ये सारी चीज़ों से वो एक सोशल इम्पैक्ट से बच गए। एज अ प्रोविजन 2 ऑफ द सेक्शन 2 सबसेक्शन जी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को ही कोर्ट कहा जाता है। हमारे यहाँ पर जुडिशियल कोर्ट होता है नॉर्मल प्रोसीडिंग में, जुवेनाइल से रिलेटेड मैटर को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कहा जाता है। टू एडजुडिकेट द मैटर रिलेटेड टू द जुवेनाइल्स, इसके लिए ये सेटअप किया गया, जहाँ पर जुवेनाइल ने क्या डेलिक्वेंट किया, कौन से उनसे लॉ टूटे, कहाँ से वो डिसोबे हो गए लॉ से, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया गया। और उनको अंडर सेक्शन 6 ऑफ द पावर दिया गया दैट द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन द प्रोसीडिंग कम्स बिफोर द लेटर इन अपील रिवीजन और अदरवाइज, उनका अपीलेट जुरिडिक्शन हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को दिया गया, ठीक है। सो उनकी पावर कहीं ना कहीं जेएमएफसी के बराबर रखी गई, क्योंकि मैक्सिमम उनको रिफॉर्मेशन की सेंटेंस देने का 3 इयर्स तक का ही राइट था, ठीक है। अब आते हैं द सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। एनी स्टेट गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश एंड मेंटेन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, ऑब्जर्वेशन होम्स etc. where any inquiry regarding him, any child who is not in the custody of its parents or guardian is sent to the observation home. Such observation home classifies the juvenile on the basis of their age, mental and physical status and degree of the offense committed. Means उनको जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है जब वो अंडर ट्रायल होते हैं, और उनको बाइफर्केट किया जाता है एज पर देयर एज, एज पर देयर मेंटल और फिजिकल एबिलिटी एंड एज पर देयर डिग्री ऑफ अ क्राइम, कि किस लेवल का क्राइम उन्होंने किया, उसके अकॉर्डिंग ही उनको डिवाइडेशन की जाती है, ठीक है। जुवेनाइल इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू रिलीज ऑन अ बेल with or without the sureties under the provision section 12 of the act unless the adjudicating authority after conducting inquiry following requirement under section 14 of the act believes that on a release juvenile would come again the contact with the criminal association. Means उनको बेल का भी प्रोविज़न है, उनको पीआर बॉन्ड पे कैश इन श्योरिटी और श्योरिटी इन पर्सन पे छोड़ा जा सकता है जैसे नॉर्मल क्रिमिनल छूटते हैं। बट अगर अथॉरिटी को लगता है कि इसकी बेल हम करेंगे तो ये वापस उस तरह के क्राइम में जा सकता है, ऐसे में डिस्क्रिशनरी पावर टू द बोर्ड को दिया है। बोर्ड चाहेगा तो बेल देगा, बोर्ड नहीं चाहेगा बेल नहीं देगा। आई बात समझ में? सेक्शन 15 प्रोवाइड्स फॉलोइंग ऑर्डर दैट मे बी पास रिगार्डिंग जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द लॉ। कौन कौन से ऑर्डर पास कर सकता है बोर्ड, वो देखिए। ये ऑर्डर्स आपको फॉलोइंग ऑर्डर्स दिए हैं। जब अगर जुवेनाइल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द लॉ है एंड आफ्टर द एडजुडिकेशन ये चीज़ साफ हो जाती है कि उसने ये क्राइम किया है, वो डेलिक्वेंट है, उससे डिसोबे हुआ है, भले ही इंटेंशन और अनइंटेंशन, इट्स डिपेंड ऑन द डिफरेंट सर्कमटेंसेस एंड डिफरेंट केसेस। बट अगर वो दिखता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ था, ऐसी सूरत में उसको सज़ा दी जाती है। क्या सज़ा है वो पढ़ लीजिए। तो कौन कौन से उनको आप पनिशमेंट दे सकते हैं अगर वो डेलिक्वेंट होते हैं। अलाउ द जुवेनाइल to go home after the advice or admonition following appropriate inquiry and counseling to the parent or guardian of the juvenile। ये हो सकता है कि उनको
आप घर छोड़ दें, अलाउ कर दें कि ठीक है आपने भले ही ये यू आर डेलिक्वेंट विद दिस सेक्शन, बट देन टू आपको अलाउ कर दें कि दैट यू मे गो होम, ऐसा कर सकते हैं आफ्टर एडजुडिकेशन। ऐसे में अगर अलाउ किया और विद ड्यू एडमोनिशन मीन्स वार्निंग देकर, ऐसे अलाउ नहीं कर देंगे कि हाँ चले जाओ, विद ड्यू एडमोनिशन, वार्निंग देने के बाद आपको छोड़ा जाएगा। उस बच्चे को, उनके गार्डियन को वार्निंग दी जाएगी, उसके पेरेंट्स को वार्निंग दी जाएगी और उसके बाद छोड़ा जाएगा। ठीक है। डायरेक्ट जुवेनाइल टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप काउंसलिंग एंड सिमिलर एक्टिविटी। दूसरा हो सकता है कि उनको ग्रुप काउंसलिंग की जाए या ऐसी कोई और एक्टिविटी कराई जाए। थर्ड वन हो सकता है ऑर्डर जुवेनाइल टू परफॉर्म कम्युनिटी सर्विस, जैसा मैंने आपको बताया कि सैनिटाइजेशन में लगा सकते हैं, क्लीनिंग वर्क में लगा सकते हैं, या उनको ओल्ड एज होम भेज सकते हैं। मतलब ऐसा कोई सोशल वर्क कराएं जिससे वो कंटिन्यू टच विद द सोसाइटी रहे, ओके, जिससे उनका ईगो थोड़ा कम हो। जो सोशल वर्क में ज़्यादातर ये हाई क्लास बच्चों को लगाया जाता है, जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट होते हैं, जो ईगोइस्टिक हो जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोगों को रिफॉर्म करने के लिए उनको इस ढंग के सोशल वर्क दिए जाते हैं जिसमें वो लोअर क्लास ऑफ पीपल से मिलते हैं, सोसाइटी से टच में रहते हैं। फोर्थ वन होता है ऑर्डर द पेरेंट्स ऑफ अ जुवेनाइल और द जुवेनाइल हिमसेल्फ टू पे अ फाइन इफ ही इज़ ओवर 14 ईयर्स ऑफ अ एज एंड अर्न्स मनी। उसको फाइन भरने के लिए लगा सकते हैं, या तो पेरेंट्स भरें, या वो अगर जुवेनाइल 14 ईयर्स के ऊपर है तो खुद अर्न करे और पे करे। यहाँ पे चाइल्ड लेबर नहीं आएगा। चाइल्ड लेबर के हिसाब से एक बहुत मिसकन्फ्यूज़न है। चाइल्ड लेबर मना है ऑन हज़ार्डियस वर्क करने के लिए। चाइल्ड लेबर टोटल प्रोहिबिट नहीं है। अगर वो होटल में काम कर रहा है तो अलाउड है, गरम खाना नहीं ला सकता, पानी लाने के लिए ठीक है, टेबल कुर्सी साफ़ करने के लिए ठीक है, फ्रॉम मोर देन 12 ईयर्स, तो वो चाइल्ड लेबर में नहीं आता। उनको आप केमिकल फैक्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, आयरन फैक्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, डायनामाइट फैक्ट्री या फायर वर्क्स क्रैकर्स में वहाँ यूज़ करते हैं, तो वो चाइल्ड लेबर है। मीन्स हैवी मैकेनिकल वर्क कराते हैं या हैज़ार्डस काम कराते हैं तो ही वो चाइल्ड लेबर होगा। होटल में काम करना ये चाइल्ड वर्क में नहीं आता। ठीक है। तो ऐसे में उनसे अर्निंग कराई जाती है और ये फ़ाइन पे करवाया जाता है ताकि वो जो पैसे कमाने का जो एक प्रोसेस है उसको सीखें और कहीं ना कहीं उसकी वो रिस्पेक्ट करें। उसके बाद है डायरेक्ट द जुवेनाइल टू रिलीज़ ऑन अ प्रोबेशन अगेंस्ट द एश्योरेंस ऑफ अ गुड कंडक्ट। उससे एक एश्योरेंस लिया जाता है कि मैं दोबारा ये काम नहीं करूँगा। गुड कंडक्ट का एश्योरेंस लेते हैं, उसमें उसको रिलीज़ कर देते हैं अंडर एनी प्रोबेशन ऑफिसर, अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ पेरेंट्स एक्सेट्रा। उसके बाद आता है डायरेक्ट जुवेनाइल टू रिलीज़ ऑन अ प्रोबेशन अगेंस्ट दैट मेक एन ऑर्डर और डायरेक्टिंग द जुवेनाइल टू बी सेंट टू द स्पेशल होम। ये होता है जहाँ पर उसको रिफॉर्मेशन होम भेज दिया जाता है। मीन्स एक तरीके से उसकी रिलीज़ नहीं होती, उसको स्पेशल होम भेजा जाता है। इन केस ऑफ अ जुवेनाइल ओवर 17 ईयर्स बट लेस देन 18 ईयर्स एज ऑफ पीरियड नॉट लेस देन फॉर 2 ईयर्स। अब इसको चेंज कर दिया गया है, अब 3 ईयर्स किया गया है और एज कर दी गई है 14 to 16, जहाँ पे उसको 3 ईयर्स की रिफॉर्मेशन सेंटर में जाने की सज़ा मिलती है। और उसके अलावा अलग अलग उसके रिफॉर्म्स और उसके अलग अलग सोर्सेज हैं। जैसा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को लगेगा उसके अकॉर्डिंग वो उनको वर्क करेगा, रिहेबिलिटेट करवाएगा, अलग अलग उनकी कंडीशन करेगा। ठीक है। अंडर द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 40 ऑफ द एक्ट द फॉलोइंग 4 अल्टरनेट मेथड हैव बीन प्रिस्क्राइब फॉर द रिहेबिलिटेशन एंड रीओरिएंटेशन। सेक्शन 40 में अदर ऑप्शन भी दिए गए हैं 4। कौन कौन से ऑप्शन हैं? एडॉप्शन ऑफ ऑफेंड, अबॉर्डिंग, नेग्लेक्टेड, अब्यूज चिल्ड्रन टू इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल मीन्स। आप उनको एडॉप्ट कर सकते हैं जो अनाथ हैं। अगर वो, जैसे अभी हमने एक सोशल इम्पैक्ट पढ़ा
कि वो अनाथ हैं, उनके माँ बाप नहीं हैं, उनको प्रॉपर केयर नहीं मिल रही है, तो ऐसे में वो डेलिक्वेंट हो सकते हैं। तो आप उनका अडॉप्ट करिए, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन के थ्रू अडॉप्ट करिए। प्रॉपर इंस्टीट्यूशन क्यों दिया है? क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी चल रही है हमारे कंट्री में, तो उससे भी बचना है आपको, ठीक है। फोस्टर केयर फॉर टेम्परेरी प्लेसमेंट ऑफ दोज इन्फेंट्स हु आर अल्टीमेटली टू बी सेंट टू द सम इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल फॉर एडॉप्शन। अमीर घर का बच्चा है, बार बार वो क्राइम करता है, नौकरों पे वायलेंट होता है, अपने सर्वेंट्स पे वायलेंट होता है, ऐसे में उसको सज़ा दी जाती है और रखा जाता है किसी और फैमिली में। इसको हम कहते हैं फोस्टर केयर, जहाँ पे वो उस फैमिली का मेंबर नहीं होता, लेकिन उनको उनके साथ रख दिया जाता है फॉर सम टाइम पीरियड एज अ रिहेबिलिटेशन, ताकि वो वैल्यू सीख सके, ठीक है। स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री सपोर्ट टू द फैमिलीज, चिल्ड्रन, ऑब्जर्वेशन होम, special home etc. to meet the medical, nutritional, educational and other basic needs of a children। अलग अलग उनके रिफॉर्मेशन के लिए प्रोग्राम्स रखवाए जाते हैं ताकि फंड रेजिंग प्रोग्राम हो सके, जिससे उनकी फाइनेंशियल नीड को पूरा किया जा सके। ओके। आफ्टर केयर प्रोग्राम, आफ्टर केयर प्रोग्राम से क्या होता है? फॉर नेसेसरी सुपरविज़न एंड गाइडेंस टू द जुवेनाइल एंड चिल्ड्रन, ऑब्जर्वेशन होम एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों से उनको प्रोग्राम अवेलेबल कराए जाते हैं जहां पर वो इन सारी चीज़ों से रिहेबिलिटेट हो सकते हैं। स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम से रिहेबिलिटेट होते हैं वो, ठीक है। तो जब ये एक कोऑपरेटिव नेचर आता है, क्योंकि ऑफेंसेस हम मानते हैं इट्स अगेंस्ट द सोसाइटी, जब हम सोसाइटी की केयर नहीं करते तभी हम ऑफेंस करते हैं ना। ऐसे में अगर हम उस बच्चे को वापस सोसाइटी के साथ, वापस ग्रुप के साथ कनेक्ट करें, उसको ऐसा इन्वायरमेंट बना के दें, तो देयर आर चांसेस कि वो रिहेबिलिटेट हो सकता है। ओके। सेक्शन 52 ऑफ द एक्ट हैज़ द प्रोविज़न फॉर अपील बाय एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर बाय अ competent authority under this act. Such person may prefer appeal within a 30 days from the date of such order to the session court. The court may entertain appeal even after expiry of the 30 days. इसमें क्या होता है कि आपको अपील करने का भी चांसेस है। अगर आपको लगता है कि ये जुवेनाइल बोर्ड ने जो ऑर्डर किया है वो कहीं ना कहीं आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आप सेटिस्फाइड नहीं है ऐसे ऑर्डर से, तो देर आर अ प्रोविज़न दैट यू मे फाइल अपील विद इन 30 days फ्रॉम द ऑर्डर पास बाय द बोर्ड, और यू मे अपील आफ्टर 30 days टू विद द एप्लीकेशन ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले। रीजनेबल ग्राउंड दिखाइए, 30 days के बाद भी आप अपील फाइल कर सकते हैं। बट हाउएवर नो अपील शैल लाई फ्रॉम द ऑर्डर। किस मैटर्स में 2 पॉइंट्स हैं जहां पे आप अपील नहीं कर सकते अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ जुवेनाइल बोर्ड। एनी ऑर्डर ऑफ एक्विटल मेड बाय द बोर्ड, अगर एक्विटल पास किया है बोर्ड ने तो ऐसे ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं होती, ठीक है। जैसे नॉर्मल कोई केस है, आपको एक्विटल मिल गया, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट बीइंग एज अ प्रोसिक्यूटर उसको वापस अपील कर सकती है, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में अगर कोई ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास हुआ है, ऐसे में अपील का कोई प्रोविज़न नहीं। अगर उस बच्चे को छोड़ देती है कोर्ट, जुवेनाइल बोर्ड, तो वो छूट गया, देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर अपील। और सेकेंड, any order made by the committee in respect of finding that the person is not neglected juvenile, means वो neglected juvenile अगर नहीं है, ऐसा अगर वो ऑर्डर पास करता है बोर्ड, तो ऐसे में भी अपील का कोई प्रोविज़न नहीं। इन दो को छोड़कर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो भी ऑर्डर देता है, यू मे चैलेंज दैट ऑर्डर बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन इज़ द अपीलेट अथॉरिटी ऑफ जुवेनाइल, ठीक है, विद इन 30 days, एंड यू मे फाइल आफ्टर 30 days विद द एप्लीकेशन ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले, ठीक है। सेक्शन 52 states that the High Court may at any time call the record of any proceeding in which competent authority or court of session has passed an order।
आप उसके ऊपर की अपीलेट अथॉरिटी है हाई कोर्ट। अगर जुवेनाइल बोर्ड ने पास किया, आप सेटिस्फाइड नहीं हुए कन्विक्शन के ऑर्डर को, आप अपील में गए सेशन कोर्ट, वहाँ से भी उसने कंफर्म कर दिया कि नहीं कन्विक्शन इज़ राइट, देन अंडर सेक्शन 52 आप जा सकते हैं हाई कोर्ट। और इसमें हाई कोर्ट को पावर है टू कॉल द रिकॉर्ड एंड प्रोसीडिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जुवेनाइल बोर्ड एज वेल एज द कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है। सेक्शन 62 मेक्स द constituting advisory board center, state, district, city levels. These bodies have advised to the government matter relating to the establishment and maintenance of homes, mobilization of resources, provision of maintenance of the home. ये सारी की सारी चीज़ों के लिए कमेटी बनाई जाती है अंडर सेक्शन 62, जो इस जुवेनाइल बोर्ड को कैसे बढ़ाना है, मोबिलाइजेशन कैसे करना है, कंस्ट्रक्शन क्या चाहिए, क्या उसके लिए ज़रूरत है, ये बोर्ड्स बनाए जाते हैं। ठीक है। सेक्शन 63 प्रोविज़न फॉर सेटिंग अप अ स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर हैंडलिंग जुवेनाइल्स। सेक्शन 63 के अंडर, दिस इज़ नॉट आईपीसी, सेक्शन 63 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000। ठीक है। उसमें सेक्शन 63 में प्रोविज़न दिया हुआ है कि जुवेनाइल्स के लिए अलग पुलिस यूनिट होनी चाहिए। तो ये चीज़ बीइंग एज अ डिफेंस एडवोकेट आपको याद रखनी है, बीइंग एज अ प्रोसिक्यूटर याद रखनी है कि जुवेनाइल को नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं करता, उनके लिए नॉर्मल पुलिस यूनिट यूज़ नहीं की जाती, जस्ट टू सेव फ्रॉम द साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो जब कोर्ट डिफरेंस है तो उनके लिए पुलिस यूनिट भी डिफरेंस होनी चाहिए अंडर सेक्शन 63। ट्रांसफ़र ऑफ अ चिल्ड्रन, सेक्शन 38 प्रोवाइड द ट्रांसफ़र ऑफ दोज चिल्ड्रन हु आर फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ कमिटी। सपोज़ कोई जुवेनाइल है, उसने एक जुरिडिक्शन में क्राइम किया और भागकर वो दूसरी जुरिडिक्शन में अरेस्ट होता है, ऐसे में उसको सेक्शन 38 उस जुरिडिक्शन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ट्रांसफ़र प्रोविज़न भी है। ठीक है। स्पेशल होम आर द प्लेसेस वेयर द जुवेनाइल्स अंडरगोइंग द पनिशमेंट आर केप्ट सो दैट दे डू नॉट कम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द हार्ड कोर क्रिमिनल। जुवेनाइल को अगर कन्विक्शन हुआ है, उनको 2 साल के लिए 3 साल के लिए रिफॉर्मेशन सेंटर में डाला, तो ऐसे सेंटर को स्पेशल होम बोला जाता है, जहाँ पर वो अपना पनिशमेंट कंप्लीट करते हैं, बट नॉट एज अ प्रिजनर। प्रिजनर की हार्श रियलिटी से कंडीशन अलग होती है इस स्पेशल होम की। उसके बाद आता है शेल्टर होम। द शेल्टर होम हैज़ बीन सेट अप विद द बेसिक टारगेट प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड restoration ऑफ अ चाइल्ड। Such shelter home strive hard for the restoration of the child. Under the process of restoration, a child has been deprived of the loving family environment is placed in the institution or the company of the parents, adopted parents or foster parents. ये कहलाता है शेल्टर होम। यहाँ पे प्यूनिटिव एक्शन नहीं होता, उनको एज ए पनिशमेंट नहीं भेजा गया फॉस्टर केयर के हिसाब से। मीन्स ये अमेरिका में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि अगर आप अपने बच्चे की कंडीशन प्रॉपर नहीं रखते हैं तो गवर्नमेंट आपके बच्चे को आपसे छीनकर शेल्टर होम में पहुंचा देगी। और इवन इन आवर इंडिया टू, अगर आप अपने बच्चे के साथ क्रुएल्टी करते हैं तो ऐसे में आपसे आपके बच्चे की कस्टडी छीनी जा सकती है और उसको शेल्टर होम में रख दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है बॉम्बे बोस्टन स्कूल 1929। ये क्या है? इट अप्लाइज टू द यंग ऑफेंडर इन केस ऑफ अ बॉय फ्रॉम 16 to 21 इंक्लूसिव, द केस ऑफ अ गर्ल 18 to 21 inclusive, authorized first class magistrate superior court to pass an order for a detention in Boston school not less than 3 years or more than 5 years। इसको हम बोलते हैं बॉस्टन, बॉम्बे बॉस्टन स्कूल्स, जहाँ पर इन बच्चों को रखा जाता है। इट इज़ बिलीव दैट ओनली दोज ऑफेंडर्स शुड बी सेंट टू द बॉस्टन स्कूल हु आर नॉट प्रोफेशनल एंड हैबिचुअल क्रिमिनल। मीन्स वो बार बार कोई क्राइम नहीं कर रहे, हैबिचुअल नहीं कर रहे। जुवेनाइल्स में बहुत सारे होते हैं जो हैबिचुअल हो जाते हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है, तो ऐसे में भी इनको रिफॉर्मेशन सेंटर में भी नहीं भेजेंगे,
इनको स्पेशल होम्स में भी नहीं भेजेंगे, इनको भेजा जाता है एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे बॉस्टल स्कूल्स, जहाँ पे उनका रिफॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है। सर्टिफाइड स्कूल्स क्या होते हैं? सर्टिफाइड स्कूल्स और द जुवेनाइल होम आर सच प्लेसेस where the juvenile who are found guilty of offense and crime kept so do not come in a contact of the hardened criminal. Specified schools भी सेम एज अ स्पेशल होम्स ही होते हैं। ओके तो ये आपका स्पेशल होम फॉर जुवेनाइल होता है। शेल्टर होम, स्पेशल होम, these are the types where the juveniles are kept after the conviction. बॉस्टन स्कूल जहाँ पे वो फ्रेश ऑफेंडर है, हैबिचुअल नहीं है, ऐसे में उनको बॉस्टन स्कूल में रखा जाता है। फॉस्टर केयर सेंटर में या शेल्टर होम क्या होता है? जहाँ पर वो क्रुएल्टी मीट कर रहे हैं, दे आर नॉट ऑफेंडर। आप रास्ते में पड़े हुए बच्चे को, जो आप भीख मांगते हुए बच्चे देखते हैं, आप उनको उठाइए, डिटेन करिए और उनको जुवेनाइल केयर यूनिट में छोड़ दीजिए। उसका पूरा ख्याल वो शेल्टर होम रख लेगा। ओके तो ये आपका होता है जुवेनाइल के अलग अलग फॉर्म्स ऑफ स्कूल। अब उसके बाद आते हैं हम नेग्लेक्टेड जुवेनाइल। सो इन केस ऑफ अमृता अहलूवालिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1992, द कोर्ट हैज साइटेड सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 which is material and defines neglected juveniles. क्या है neglected juveniles? Neglected juveniles means juvenile who is found begging, भीख मांगते हुए जो आपको बच्चे मिल जाते हैं, who is found without having any home or settled place for abode or without any ostensible mean of subsistence. means ऐसा बच्चा जो आपको मिलता है जो बगैर किसी कस्टडी का है, भीख मांग रहा है स्ट्रीट पे, ऐसे बच्चे को आप निगलेक्टेड जुवेनाइल बोलते हैं। और हैज़ अ पेरेंट और गार्डियन ऑफ अ यूनिट जो उसको पाल नहीं पा रहे हैं, इनकैपेसिटेड हैं उसकी परवरिश करने में, उसको प्रॉपर केयर देने में, प्रॉपर उसको एजुकेशन देने में, इवन नेसेसरी फूडिंग करने में भी, ऐसे लोगों को नेगलेक्टेड जुवेनाइल कहा जाता है, बच्चों को। ठीक है, ऐसे बच्चों को नेग्लेक्टेड जुवेनाइल कहा जाएगा। किन किन बच्चों को? जो आपको बेगिंग करते मिलते हैं, जो आपको नेग्लेक्टेड फ्रॉम सोसाइटी, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, उनका कोई शेल्टर नहीं, या ऐसे बच्चे जिनके गार्डियन या पेरेंट्स हैं बट वो इनकैपेसिटेट हैं, वो पाल नहीं पा रहे हैं, ऐसे कंडीशन में उनको, उन बच्चों को कहा जाता है नेग्लेक्टेड। और फोर्थ फॉर्म है जो ब्रॉथल हाउस में रहते हैं, प्रोस्टिट्यूट्स के बच्चे होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चे होते हैं, ऐसे लोगों को नेग्लेक्टेड जुवेनाइल कहा जाता है। और उनके लिए ट्रायल का सेम तरीका है। अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है, डेलिक्वेंट हुए हैं तो एडजुडिकेशन होगा, डेलिक्वेंट नहीं हुए हैं तो उनको रिफॉर्मेशन सेंटर में या रिहैब में रख दिया जाएगा। अगर ऐसा भी कुछ नहीं है तो उनको शेल्टर होम में रख देंगे। ठीक है, तो ये उसके पार्ट्स होते हैं। वोकेशन एंड रिलीजियस एजुकेशन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम फॉर द ऑफेंडर। The Tihar jail has always striven hard to implement the better program for the reformation of a prisoner. For instance, Prisoner Welfare Service was put up or set up 1974 in Tihar jail. ऐसे लोगों को हम प्रोबेशन ऑफिसर बोलते हैं, जिनके अंडर में ये रिफॉर्मेशन होता है। जुवेनाइल से अब हट जाइए, ये नया टॉपिक है प्रोबेशन ऑफिसर, जहाँ पर आप कोई भी क्राइम करते हैं लेकिन वो फर्स्ट टाइम है, फ्रेश ऑफेंडर है, आपका इंटेंशन प्रूफ नहीं हो रहा है, ऐसे में आपको प्रोबेशन ऑफिसर रखा जाता है। और प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटीज़ क्या होती हैं? मेंटेनेंस ऑफ अ फैमिली, फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर देयर एजुकेशन, चिल्ड्रंस एजुकेशन, फाइनेंशियल असिस्टेंट इन मैटरनिटी केस। इन एडिशन ऑफ अदर ड्यूटीज़, प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर प्रोवाइड काउंसलिंग एंड गाइडेंस टू द प्रिजनर्स फैमिली, सबमिशन ऑफ सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और अरेंजिंग द एडमिशन ऑफ द कन्विक्ट चिल्ड्रन। मीन्स
अगर कन्विक्टेड है वो आदमी और वो फैमिली मैन है, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो उसकी फैमिली पे नहीं आए, इसीलिए उनको ये प्रोबेशन ऑफिसर के थ्रू रखा जाता है, ताकि वो ऑफेंडर जो सिंगल अर्निंग पर्सन है, अगर वो जेल गया तो उसकी फैमिली का आफ्टर केयर कौन करेगा। अगर वो हैबिचुअल नहीं है, इंटेंशनली प्रूफ नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें प्रोबेशन ऑफिसर करता है। ओके, तो दिस इज़ आवर टॉपिक ओवर रिलेटेड टू द जुवेनाइल्स।